अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम मीज़ान बैंक लिमिटेड के शेयर का रिव्यू करेंगे। उसमें हम देखेंगे मीज़ान बैंक की कंपनी डिटेल्स, इसके अलावा उसकी फाइनेंशियल्स की डिटेल्स और उसकी पॉलिसीज़, और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या हमें मीज़ान बैंक के शेयर्स अगर लिए हुए हैं तो उनको रखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, या फिर और भी परचेज़ करने चाहिए, या किसी ने नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो वो मीज़ान बैंक में कर सकता है या नहीं कर सकता। ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमें हमारी मीज़ान बैंक के शेयर्स को लेके। तो सबसे पहले मीज़ान बैंक की कुछ कंपनी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो मीज़ान बैंक जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, ब्रांचेस के लिहाज से भी और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी। इसकी 1052 ब्रांचेस हैं जो कि 351 डिफरेंट सिटीज़ में हैं, यानी कि 351 सिटीज़ में पहुंच चुका हुआ है इस टाइम पे मीज़ान बैंक। इसमें जो डिपॉजिट्स की अमाउंट है वो ओवरऑल 3 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो बनती है, और इसके टोटल मीज़ान बैंक के अपने एसेट्स जो हैं वो तकरीबन 4 ट्रिलियन है। जो डिपॉजिट्स हैं वो तो एक साइड पे ना, जो इनके अपने एसेट्स हैं वो 4 ट्रिलियन रुपीज़ के हैं। और ओवरऑल इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज जो है वो 36% पे इस टाइम पे मौजूद है। जैसे कि हम ब्रांचेस की बात कर रहे थे कि इनकी 1052 ब्रांचेस हैं, तो ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक्स में आते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक्स क्यों ना हो। थोड़े से स्केल के लिए मैं आपको बताता चलूँ, जो HBL है उसकी पाकिस्तान में इस टाइम पे 1700 के करीब ब्रांचेस हैं। इसी तरह NBP की 1600 to 1800, UBL की 1300 प्लस ब्रांचेस हैं, अलाइड बैंक की 1400 प्लस, अल हबीब की 1000 प्लस, इसी तरह अल फलाह की 900 प्लस, फैसल बैंक जो कि एक इस्लामिक बैंक है दूसरा, उसकी 700, इसी तरह बैंक इस्लामी उसकी 300 ब्रांचेस हैं, और बाकी सारे जो बैंक्स हैं उनकी फिर इनसे कम ब्रांचेस हैं। अच्छा, अगर हम मीज़ान बैंक के शेयर होल्डर्स की बात करें जो कि प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो इनके शेयर होल्डर है वो है नूर फाइनेंशियल्स इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कुवैत की एक कंपनी है जिनके पास 35% तकरीबन शेयर्स हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है इसकी, वो है पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। ये जो है कंपनी पाकिस्तान और कुवैत की गवर्नमेंट की का जॉइंट वेंचर है। ये पाकिस्तान में और कुवैत में, स्पेशली जो कुवैत में पाकिस्तानीज होते हैं उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रही होती है, फिर कुवैत के लोकल जो लोग हैं उनको डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऑफ़र कर रही होती है, और उसका जो फ़ायदा है वो अक्सर पाकिस्तानियों को भी पहुँच रहा होता है। दोनों गवर्नमेंट्स ने एज अ जॉइंट वेंचर इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो दोनों के इसमें स्टेक्स हैं। इनकी जो है 29.82% शेयर्स हैं मीज़ान बैंक के अंदर। इसके बाद जो तीसरी है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये तकरीबन 57 डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हैं इस बैंक के। ये सारे इस्लामिक कंट्रीज़ जो है ना, इनका एक जॉइंट वेंचर है। इस बैंक ने भी मीज़ान बैंक के 9.27% शेयर्स जो हैं वो रखे हुए हैं। और अब इसके बाद जो 25.88% तकरीबन जो शेयर्स बनते हैं ना, वो फिर जो अदर्स एंड रिटेल शेयर होल्डर्स के पास हैं, जो तकरीबन 25% के करीब जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जो कि डिफरेंट लोगों ने रखे हुए हैं। अच्छा, अगर हम बिज़नेस मॉडल देखें तो बैंक्स का बिज़नेस मॉडल पाकिस्तान में बड़ा लुक्रेटिव किस्म का है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेविंग अकाउंट में पैसे रखना ही नहीं चाहते, चाहे वो इस्लामिक बैंक भी हो। वो ये सूद का एक वो जो एलिमेंट है, वो अक्सर लोग इस्लामिक बैंक्स पे भी वो नहीं रिस्क लेना चाहते, तो ज़्यादातर लोग करंट अकाउंट्स में पैसे रखते हैं। तो उसमें जितना भी आपकी अमाउंट पे प्रॉफिट वगैरह होता है वो सारा का सारा बैंक को मिलता है। दूसरा, फिर इनके पास जो एक तो करंट अकाउंट से इनका रेवेन्यू आता है, उसके अलावा जितनी भी अमाउंट करंट अकाउंट में पड़ी होती है, ज़ाहिर है ये आगे री इन्वेस्ट करते हैं, आगे गवर्नमेंट को देते हैं, फाइनेंसिंग में आगे पीछे देते हैं, तो उस सब पे सारा प्रॉफिट इनका होता है। फिर इसके बाद जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें कन्वेंशनल बैंक्स को इतनी इजाज़त होती है कि अगर कायबोर चल रहा है ना 11%, तो ऊपर वाले 2% जो है वो रख लें और तकरीबन 9% के करीब अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको दे दें, यानी कि टोटल 2% का उनके पास मार्जिन होता है। लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं इनका थोड़ा सा मॉडल डिफरेंट होता है। ये आपका पैसा लेके उस पर आगे फिर बिज़नेस करते हैं, और उसका तकरीबन जो है पहले तो ये 50% रखते थे जितना भी इनको प्रॉफिट आता था, लेकिन अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया है, SPP ने
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से ये तकरीबन 75% इनको प्रॉफिट में देना ही होता है। लेकिन इस पे भी अगर सारे बैंक अमल कर रहे हैं अभी तक या नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसकी निस्बत जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनका सेविंग अकाउंट्स में भी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो वहाँ से भी इनको एक काफ़ी बड़ा एज हासिल है। इसके बाद इनके बिज़नेस मॉडल में जो इनके लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है वो इनकी फाइनेंस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कार फाइनेंस आ जाता है, बाइक फाइनेंस, होम फाइनेंस, फिर सोलर फाइनेंस, फिर कंज्यूमर ईज़ के नाम से कंज्यूमर फाइनेंस है, जिसमें फिर वो छोटी मोटी चीज़ें जैसे लैपटॉप्स, मोबाइल्स, घर की इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें आप इनसे फाइनेंस करवा सकते हैं। तो उस पे जो करंट पॉलिसी रेट वगैरह चल रहा होता है उसके लिहाज से उस पे भी इनको प्रॉफिट जो आता है वो सारा प्योर इनका सारा प्रॉफिट होता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह देते हैं, बिजनेसेस को फैसिलिटेट करते हैं। अगर किसी बड़ी कॉरपोरेट बिजनेस ने कोई स्कूप ऑफ़र करना है फंड रेजिंग वगैरह के लिए या और कोई कुछ वेंचर्स हैं तो उनमें ये फैसिलिटेट भी करेंगे उनको, और उनको एडवाइस भी करेंगे किस तरह से उस पूरे मेथड में उनको साथ लेके चलेंगे। तो वो कंसल्टेशन के पैसे भी ये लेंगे, फिर अगर फैसिलिटेट करेंगे और ख़ुद कुछ करके देंगे तो उसके भी पैसे होंगे इनके। इसके अलावा बिजनेसेस को फाइनेंस भी करते हैं ये। इसके अलावा ये जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, सेविंग, करंट और कॉरपोरेट वगैरह, तो इस पे जो वैल्यू एडिड सर्विसेज होती हैं जैसे एसएमएस फ़ी हो गई और कार्ड्स वगैरह हो गए, उन पे काफ़ी हेफ्टी चार्जेस इनके होते हैं। बल्कि ये जो करंट अकाउंट्स हैं उन पे तो एक ख़ास अमाउंट से ऊपर इनको लेने ही नहीं चाहिए कार्ड के चार्जेस, क्योंकि वो वैसे ही आपके पूरे जो अकाउंट की प्रॉफिट है वो रख रहे होते हैं, लेकिन नहीं ही चार्ज करते हैं। तो खैर वो सब कुछ होता है। फिर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग भी इनकी है, उसमें है ट्रैक्टर आसान, एग्री आसान और फसल आसान के नाम से डिफरेंट किस्म के एग्रीकल्चरल लोन्स भी ये देते हैं। इस तरह से मतलब एक बहुत ही डाइवर्स किस्म की इनका रेवेन्यू मॉडल है, जिसमें ये काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से प्रॉफिट बना रहे होते हैं। अब इसमें कोई ये भी कह सकता है कि पहले पिछले साल जो है वो पॉलिसी रेट या प्रॉफिट रेट ज़्यादा था, अब इस दफ़ा कम हो गया तो इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हिट भी हो सकता है। तो वो हिट ज़ाहिर है सारे बैंक्स का हुआ है, लेकिन इस तरह उतना ज़्यादा मतलब इतना नहीं हिट हो सकता कि ये नुकसान में चले जाएं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तानी बैंक्स के जो हैं वो करंट अकाउंट्स होते हैं। फिर उसके अलावा ये जो बाकी फाइनेंस कर रहे होते हैं ये वो कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा नेट जो है वो पॉजिटिव में ही पैसे बना रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि कभी ये नुकसान में चले जाएं, वो बहुत मुश्किल से ही हो सकता है। बल्कि आज से कुछ साल पहले तक, जब अभी तो फिर 11% है ना पॉलिसी रेट, अभी कुछ साल पहले तक 7% पे भी था, तब भी ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे और प्रॉफिट में थे। अब तो इनकी ब्रांचेस भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। इसके अलावा जो अवार्ड्स और रिकग्निशंस हैं, इसमें अवार्ड्स ये तकरीबन 2008 में, 2000 में, फिर 2023 में, 2024 में इन्होंने पाकिस्तान का बेस्ट बैंक का अवार्ड भी लिया है। और इसके अलावा टन्स ऑफ डिफरेंट रिकग्निशंस एंड अवार्ड्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, नेशनल और इंटरनेशनल, वो आप यहाँ पे इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसका एक स्क्रीनशॉट। ऐसे सबसे अच्छी जो इनकी मुझे बात लगी इनकी पे आउट पॉलिसी है। इनकी एक तो कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देते हैं ये तकरीबन हर 3 माह बाद, और उसके बाद इनकी जो पे आउट पॉलिसी है कि 50% तक अपनी जो अर्निंग्स होती हैं वो एज अ डिविडेंड दे देते हैं और 50% को री इन्वेस्ट करते हैं अपने ही बैंक में, जिससे वो अपनी नई ब्रांचेस वगैरह खोलते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं। तो वो भी अल्टीमेटली जाके फिर शेयर होल्डर्स का और ओवरऑल बिजनेस का ही फ़ायदा होता है। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसके जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं उनको डिटेल्स में देख लेते हैं, और फिर वापस आके इसको एक तरह से समराइज़ करके देखते हैं कि हमें स्ट्रेटजी क्या रखनी है। सबसे पहले मीज़ान बैंक के शेयर की प्राइस देख लेते हैं, जो कि करंटली 445 रुपीज़ है, जो कि अगर हम 5 ईयर की हिस्ट्री पे जाएं तो जून 2023 में 85 रुपीज़ पे थी, जो कि सिर्फ 2 साल में, 2.25 साल में 400% इंक्रीज है, यानी कि 5 टाइम्स हो चुकी है प्राइस इतने अरसे में, जो कि एक बहुत अच्छी इंक्रीज है। और ये वही टाइम था जब हमारी मार्केट भी 40,000 से ऊपर आके भी 160,000 पे पहुंच चुकी हुई है। इसके अलावा अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें
तो 801 बिलियन है और इसके अलावा फ्री फ्लोटिंग शेयर्स इसके तकरीबन 25% के करीब हैं। अगर हम मीज़ान बैंक लिमिटेड के बीटा की बात करें तो वो 0.9 है। 1 बीटा का मतलब होता है कि शेयर तकरीबन उतना ही वोलेटाइल है जितना उसका इंडेक्स, जो कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, उससे गेज किया जाता है। तो 1 का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली उतना वोलेटाइल है, तो ये उससे भी कम है, उसका 90% तकरीबन वोलेटिलिटी है इसकी, यानी कि उससे भी ज़्यादा, इन अदर वर्ड्स 10% ज़्यादा स्टेबल है ये शेयर। इसके बाद साथ ही इसकी बुक वैल्यू पर शेयर भी देख लेते हैं, जो कि 146 रुपीज़ है इस टाइम पे। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर अपने सारे एसेट्स को बेच के अपनी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दें तो कितने पैसे पीछे बचते हैं, वो 146 रुपीज बन रहे। अच्छा, इसके बाद हम इसकी अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर ये ईयर टू ईयर आ रही है, देखें ये इंक्रीज ही किए जा रही है। ईयर इनका जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि पिछले 8 साल में कोई भी ऐसा साल नहीं था जब ये नेगेटिव में या माइनस में गए हों। इसी तरह पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं था जब ये माइनस में गए हों या नुकसान में गए हों। हमेशा इन्होंने प्रॉफिट ही किया। तो न सिर्फ अर्निंग पर शेयर अच्छी है बल्कि ईयर टू ईयर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और इसके ग्रो करने की एक वजह ये भी है कि बैंक जो है वो एक्सपैंड भी कर रहा है, नई से नई ब्रांचेस बनाई जा रहा है, तो जाहिर है फिर अर्निंग तो बढ़ेगी। और इस बैंक की मल्टीपल सर्विसेज मैंने खुद यूज़ की हुई है, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करती है, तो लोगों ने भी इनको इनको जो है ना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। स्पेशली इस्लामिक बैंक होने की वजह से भी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया लोगों ने और इसको अडॉप्ट किया है। तो रिलेटिवली मार्केट में न्यू बैंक होने के बावजूद इन्होंने जो है ना अपनी जगह अच्छी बनाई है। इसके बाद आ जाते हैं हम पे आउट रेशोज की तरफ। पे आउट रेशोज एंड डिविडेंड्स। तो पे आउट रेशो का मतलब ये होता है कि ठीक है, अर्निंग तो आपने अच्छी कर ली, उसको कितने परसेंट आप पे आउट करते हैं। अब ये परसेंटेज शेयर टू शेयर होती है, यानी कि एक शेयर पे आपने 56 रुपीज़ अर्न किए तो उसको 2024 में कितने परसेंट उसका उस शेयर के शेयर होल्डर को पे कर दिया, तो वो तकरीबन 49% है। तो एवरेज अगर देखें या वैसे देखें तो तकरीबन बैंक जो है वो 30 से 50 के दरमियान परसेंट जो है ना वो अपनी जितना भी प्रॉफिट है वो पे आउट करने पे यकीन रखता है। यानी कि आपके शेयर पे जितना कंपनी ने कमाया है उसका 50% तकरीबन वो आपको दे देंगे और तकरीबन 50% कंपनी में री इन्वेस्ट करने के लिए रख लेंगे, जिससे वो फिर दोबारा आगे नई ब्रांचेस वगैरह बना सकते हैं और फिर कंपनी में फ़ायदा आप ही को होगा या शेयर होल्डर को ही होगा। जैसे ये है 2024 में 56 रुपीज़ की अर्निंग थी, जिसमें से 28 रुपीज़ उन्होंने पे आउट कर दिया, जो कि डिविडेंड यील्ड जिसकी जो है 12% बनती है। डिविडेंड यील्ड टोटल इन्वेस्टेड मनी, आपके 2024 में जितनी इन्वेस्टेड आपकी अमाउंट है उसके मुताबिक जो डिविडेंड दिया वो कितना बनता है वो होता है। तकरीबन ये 30 से 50% जो है वो पे आउट करने पे यकीन रखते हैं, जो कि एक बैंक के लिए बहुत हैंडसम अमाउंट है, क्योंकि उन्होंने अपने कैश फ्लो भी रखना होता है। और जैसे ये एक्सपेंशन कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, हर क्वार्टर में इनकी कोई ना कोई ब्रांच नई ओपन हो रही होती है, उस लिए भी उनको पैसे चाहिए होते हैं, और उसके बावजूद ये बड़ी अच्छी बात है कि वो एज अ डिविडेंड भी पे आउट किए जा रहे हैं। तो इसके बाद पी रेशो पे आ जाते हैं। तकरीबन इनकी पी रेशो 8 के करीब है, जो कि इस टाइम पे सिमिलर टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो एवरेज पी रेशो है वो है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर और फर्दर जाएगा तो साथ साथ ये भी ऊपर जाएगा, इसकी भी पी रेशो बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ सिमिलर चल रही है तकरीबन। अगर हम इसके कैश और कैश फ्लो पे जाए तो ये तकरीबन 157 रुपीज़ जो है पर शेयर कैश इनके पास अवेलेबल है, जो कि अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आहिस्ता आहिस्ता हर ईयर बढ़ ही रही है। ये एक ईयर थोड़ी सी कम हुई थी 2022 में, उसके बाद से ये बढ़ रही है, पहले भी बढ़ रही है, वहाँ पे भी कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, कैश फ्लो भी ठीक है। इसके बाद एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। इक्विटी टू एडवांसेस 23%, एडवांस डिपॉजिट रेशोज 37%, कैश टू डिपॉजिट रेशो 9.3%। अब ये कैश टू डिपॉजिट रेशो यानी कि अगर आप जो
टोटल जितने भी डिपॉजिट्स हैं ना लोगों ने करवाए हुए हैं, उसका तकरीबन 9% इन्होंने एज अ कैश रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर वो 9% तक लोग जो है अपने पैसे निकलवाने आ जाएं तो ये दे सकते हैं। उससे ऊपर फिर ये थोड़े ट्रबल में होंगे, लेकिन उससे ऊपर भी फिर वो, एक पहली बात है, इतना अचानक तो आते भी नहीं है जब तक कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए मुल्क जो है वो डिफॉल्ट में जा रहा है या बैंक डिफॉल्ट में जा रहा है। और अगर आ भी जाते हैं तो फिर बैंक्स के पास ऑप्शन होता है कि दूसरे बैंक से कैश उठा सकते हैं और उसको दे सकते हैं। तो उस पर जस्ट उनको जो भी प्रॉफिट रेट है, पॉलिसी रेट, वो पे करना होता है। और अगर फिर भी उससे भी हालात ख़राब हो जाएं कि कोई दूसरा बैंक भी उनको ना दे रहा हो, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उनको सपोर्ट करता है अगर कोई इशू में जा रहा हो। तो खैर ये तो बहुत दूर की बातें, फिलहाल तो बैंक बड़ा स्ट्रांग जा रहा है, तो इस चीज़ पे तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए फिर। अच्छा, अब इसके बाद इसकी फंड होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके 100 कर दूँ तो 1 to 57 तकरीबन 57 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने इस को होल्ड किया हुआ है। अक्सर शेयर्स मैंने एक अच्छे अच्छे देखे जिनको 3 या 5 म्यूचुअल फंड्स ने होल्ड किया हुआ होता है। तो ये इसके बहुत स्ट्रांग होने की अलामत है कि इतने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ने इनको होल्ड किया हुआ है। अब इसमें सितंबर में 0% ज़्यादातर का आ रहा है, लेकिन ये आई एम श्योर कि ये डाटा अपडेटेड नहीं है, ये यहाँ तक अपडेटेड है। तो जैसा कि आपने देखा कि मीज़ान बैंक जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक तो इस्लामिक बैंक बन चुका हुआ है, और ये रिलेटिवली बाद में आया था, तकरीबन 1996 में आया था, और इसको अडॉप्ट बहुत जल्दी किया गया इस वजह से कि एक गैप मौजूद था। अगर कोई सेविंग अकाउंट में पैसे रखना चाहता था तो वो ज़ाहिर है वो सूद की एक जो चीज़ होती है उसकी वजह से वो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक की तरफ से ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे। तो जब ये एक फैसिलिटी आई तो बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों ने ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया और इसको अडॉप्ट किया। तो इन्होंने भी फिर रिस्पांस में अपने उस जो नेटवर्क है ब्रांचेस का उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया, और इस टाइम पे 1052 ब्रांचेस जो हैं 1052 ब्रांचेस बना चुके हुए थे 151 सिटीज़। रिसेंटली जो बिज़नेस इनका जो EPS ग्रोथ वगैरह काफ़ी अच्छी आई है, जिसकी वजह से इनकी सॉलिड प्राइस ग्रोथ, फिर डिविडेंड पॉलिसी इनकी बड़ी अच्छी है। ऐसे बिजनेसेस वैसे भी बड़े सॉलिड रहते हैं जो कि अपना 50% या उससे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते रहते हैं, तो वो वोलेटाइल भी इतने नहीं होते। यानी कि अगर कुछ मार्केट में इस तरह का होता है कि शेयर्स की वैल्यूज़ नीचे जा सकती हैं, तो उस वक्त ये वाले बिजनेसेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लोगों को पता होता है कि चाहे इसकी प्राइस नीचे भी चली गई तो इससे डिविडेंड तो आते ही रहना है, तो फिर लोग ज़्यादातर इसको बेचते नहीं है, तो वो उस तरह वोलेटाइल भी नहीं होता। कैश पर शेयर भी इसका इंक्रीज़ कर रहा है। इसके पास 3 ट्रिलियन रुपीज़ के डिपॉजिट्स हैं पाकिस्तानीज़ के, फिर उसके बाद 4 ट्रिलियन के इसके एसेट्स हैं। इसका बीटा भी 0.9 है, यानी कि ये KSE 100 इंडेक्स से भी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल शेयर है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर जो करंट प्राइसेस की देखी जाए 445 रुपीज़, जो कि 8 के PE रेशो पे है, जो कि सिमिलर टू करंट मार्केट की जो एवरेज है। तो अगर मार्केट की एवरेज बेहतर होती है, 12 की तरफ जाती है, जो कि अब पाकिस्तान का इजीली अक्सर चली जाती है, तो तब इसकी भी ज़ाहिर साथ साथ ये बढ़ेगा। तो जो लोग इसको ऑलरेडी रखा हुआ है उनको तो इसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, और ज़्यादा कोशिश करें कि उसके जो डिविडेंड इनकम है उस पर रिलाय करने की कोशिश करें। जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट अभी परचेज़ की जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर माह करते हुए उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए, ताकि अगर प्राइस यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि मार्केट भी एक ख़ास काफ़ी ऊपर वाले लेवल पे और अभी थोड़ा सा नीचे का ट्रेंड भी शुरू हुआ है। ऊपर जाने का तो गुंजाइश है, वैसे भी नज़र आ रहा है कि अगले 1-2 सालों में जो है वो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात से चलने का यही होता है कि आप उसको रुपी कास्ट एवरेज करते हुए चले। एक बड़ा चंक इकट्ठा खरीदने के बजाय हर माह थोड़े थोड़े परचेज कर सकते हैं। बाकी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या दुनिया की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इनहेरेंटली रिस्की होती है। किसी भी टाइम उसकी प्राइस ऊपर नीचे जा सकती है किसी भी स्टॉक की। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी बेस जो प्राइस को ड्राइव करते हैं। तो वेरिएबल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप बिल्कुल तसल्ली से पक्का ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ ऊपर जाएगी ही जाएगी। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने अपने रिस्क एपिटाइट है उसको देखते हुए
फिर आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन मुझे तो ये काफ़ी एक अच्छा शेयर नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जिसमें डिविडेंड की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे फ़ंड होल्डिंग्स भी हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के तो तकरीबन 57 डिफरेंट फंड्स ने भी इसको होल्ड किया हुआ है। ये तो एक था मेरा छोटा सा एक एनालिसिस या रिव्यू। तो इसमें अगर मैंने कुछ मिस किया हो या आपके भी इसके बारे में कुछ ख्यालात हों तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में उनको मेंशन करें। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।